हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम। आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने समुद्री मार्गों की खोज की थी, इस उद्देश्य से कि समुद्री मार्ग से व्यापार कर अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बना सके। इसी टाइम 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। फिर अमेरिगो वेस्पुची ने इस बड़े भूखंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश बसा लिए। उत्तरी अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना अधिकार जमा लिया। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन हो रहा था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश शासन का विरोध, समानता एवं बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिका में जो इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसकी दूरी बहुत अधिक थी। उपनिवेशवासी के विचार में भी भिन्नता आने लगी थी, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि इंग्लैंड उनके उपनिवेश के विचार अलग अलग हो गए और उस टाइम की बदलती अर्थव्यवस्था ने दोनों के बीच मतभेद को बढ़ा दिया। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के शासन से मुक्त होना चाहने लगे और इसी का रिजल्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? इसके बहुत सारे कारण थे, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका डिटेल जानते हैं। पहला कारण क्या था? उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिका में जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जिनमें अधिकांशतः अंग्रेज लोग थे और वे इंग्लैंड का प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखे थे और वे अपने उपनिवेश में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा चुने जाते थे, जिन्हें विशेष अधिकार दिए जाते थे और उपनिवेशवासियों को शासन योग्य नहीं माना जाता था। लेकिन उपनिवेशवासी चाहते थे कि उनके गवर्नर उनके द्वारा चुने जाए और उनके बीच का चुना जाए। इसी कारण से उपनिवेशवासियों में भारी असंतोष था, क्योंकि उन्हें राजनीतिक सत्ता नहीं दिया जाता था। इस वजह से दूसरा क्या है? भौगोलिक दूरी। इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी बहुत अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे और उस टाइम न ही यातायात का साधन और न ही संचार का साधन था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था और उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम में इसका फायदा उठाया। तीसरा क्या है? धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिका में जो उपनिवेश थे एवं ब्रिटिश के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे, जहां पर ब्रिटिशवासी एंग्लिक मत को मानते थे और चर्च में विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जनता प्यूरिटन को मानती थी। इसी कारण से प्यूरिटनों का धार्मिक उत्पीड़न होता था। इसीलिए प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। इसीलिए वे शुरू से ही ब्रिटिश शासक के खिलाफ थे और स्वतंत्रता चाहते थे। वे कई बार सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी कर चुके थे। यही कारण था कि जो इंग्लैंड के लोग अमेरिका में बस चुके थे, वे अपने मातृ देश से संबंध रखना नहीं चाहते थे और वो ब्रिटिश शासन से मुक्त होना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है? चौथा सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव।
सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध से पहले उपनिवेशवासी इंग्लैंड से ज़्यादा करीब थे, क्योंकि कनाडा में फ्रांस के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस हार गया और उपनिवेशवासियों का यह डर दूर हो गया। अब उपनिवेशवासी इंग्लैंड से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, वे इंग्लैंड को बेदखल करना चाहते थे। इस तरह से सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अगला क्या है? 5वां, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। निवेशवासियों का इंग्लैंड आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन करता था, जिसको उपनिवेशवासी नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशवासी चाहते थे कि उनके व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड अपना हस्तक्षेप नहीं करे। उपनिवेशवाद का एक नियम था कि उनके उपनिवेश का शोषण उसका मातृदेश करे, लेकिन इसे उपनिवेशवासी नापसंद करते थे। नेक्स्ट क्या है? आपत्तिजनक कर। आपत्तिजनक कर इसमें क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए उस टाइम के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लगाया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून का उपनिवेश में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। उन्होंने इंग्लैंड से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। फिर 1767 में ब्रिटिश संसद उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया, जिसमें कागज, शीशा, चाय, रोगन वस्तुएं थी। इन सब पे भी भारी कर लगा दिया गया। तो 1767 ईस्वी में उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया गया। ये सब आपत्तिजनक कर थे। इतना ज़्यादा कर उपनिवेशवासी नहीं दे सकते थे। इन सब करों का उपनिवेशवासियों ने व्यापक विरोध किया, जिनमें सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री आदि संस्थाएं चलाई। क्या क्या था? सैमुअल प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। और ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों के विरोध के लिए उपनिवेशवासियों ने कौन कौन से संस्थाएं चलाई? क्या ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए कौन सा संस्था चलाई? स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां,
ये सब संस्थाएं चलाई। किसने चलाई? उपनिवेशवासियों ने। उपनिवेशवासियों ने चलाई ये सब संस्थाएं। अगला क्या था? 7वां नंबर, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। हमेशा से स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखक एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है, चाहे वो किसी भी देश की स्वतंत्रता संग्राम हो। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी लेखक एवं प्रचारकों ने अहम भूमिका निभाई। इसमें 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका लिखी। क्या नाम था उसका? कॉमन सेंस। जिसमें बहुत ही प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। फिर टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बदलती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय के इंग्लैंड का सत्ता संभालते ही उसने अमेरिका में जो उपनिवेश थे उनके प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड के लोग भी नापसंद करते थे। वह व्यक्तिगत शासन पर विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के इस रवैये को देखकर उपनिवेशों का अपने संकट का शांतिपूर्वक समाधान होगा, इसकी संभावना समाप्त हो गई थी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। अगला क्या है? तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण भी बहुत थे। कौन कौन से थे? एक था बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी क्या है? इसमें हुआ यूँ था कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार दिया गया था, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने क्या किया? जब चाय से भरा जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों के जैसे कपड़े पहनकर उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया गया। यानी बोस्टन टी पार्टी 1773 ईस्वी में हुआ था। फिर 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके बाद फिर 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में पहला संघर्ष हुआ। इसके बाद फिर 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। उसे जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से आरंभ हो गया, जो कि 1783 ईस्वी को पेरिस संधि द्वारा समाप्त हुआ। 1787 ईस्वी को अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ तथा 1789 ईस्वी को लागू हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। इस तरह से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ तथा अमेरिका स्वतंत्र हुआ।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।